हेलो दोस्तों, CGPSC हैंडी टेन नोट्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिएगा, हमारा जो टीचर भर्ती 12,489 पोस्ट की जो क्लासेस चल रही थी उसको आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग अब इस घड़ी में देखेंगे आगे अपने क्लास को आगे बढ़ाते हुए 2019 में जो वर्ग 2 का जो पेपर हुआ था, शिक्षक भर्ती वर्ग 2 का जो पेपर हुआ था उसका बाल विकास का क्वेश्चनों का पोस्टमार्टम करेंगे आगे हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग शेयर कर दीजिए, फिर आगे स्टार्ट करते हैं। और जो भी अभी तक हमारे बैच से नहीं जुड़े होंगे, ये हमारा नंबर है, ज़रूर जुड़ जाइए, अभी भी मौका है, आप शुरू से स्टार्ट कर सकते हैं। आज भी आप जुड़ते हैं तो आपको शुरू से सारे टेस्ट सीरीज मिलेंगे, शुरू से ही सारे नोट्स वोट्स आपको मिल जाएंगे पूरे कंप्लीट। तो सोचिए मत, अभी भी मौका है, हमारे बैच से ज़रूर जुड़िए जो भी नए होंगे, क्योंकि थ्योरी आप कहीं से भी कितना भी पढ़ लो, जब तक आप टेस्ट नहीं देंगे, अपने आप को जाँचेंगे नहीं, तब तक ये बेहतर तैयारी नहीं हो पाती। तो एक बार मौका मिला है तो मौका को मत चूके। ठीक है, तत्काल रजिस्ट्रेशन करा लिए। हमारे सारे बैच चलते हैं, चाहे CGPSC हो, CGVAPM हो, टीचर भर्ती के वर्ग 2 वर्ग 3। ठीक है, प्रयोगशाला भर्ती का भी चल रहा है हमारे बैच। हर प्रकार के बैचेस हमारे पास उपलब्ध है। तो जिन भी बैच में आप इंटरेस्टेड हैं ज़रूर एक बार जानकारी ले लीजिए, हमसे बात कर लीजिए। ठीक है, और लगातार क्लास देखिए और साथ ही साथ टेस्ट देते जाइए। ठीक है, चलिएगा, तो आप लोग शेयर कर दीजिए और लाइव चैट ऑन कर लीजिए। आगे यहाँ से हम लोग फिर से क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं बाल विकास का। चलिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे। आगे तैयार हो गए, आप लोग शेयर कर दिए ना अपने व्हाट्सएप स्टेटस में। चलिएगा, फिर स्टार्ट करेंगे। फिर तो सबसे पहले लाइव चैट ऑन कर लीजिए और जो नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ना, ताकि जो डेली कंटिन्यू क्लास हो रहा है तो जैसे ही आपको क्लास ऑन हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिएगा, पहला क्वेश्चन करेंगे बाल विकास का 2019 का क्वेश्चन पेपर। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान छात्रों की प्रगति की जानकारी के लिए किए जाने वाले मूल्यांकन को क्या कहते हैं? निदानात्मक मूल्यांकन, रचनात्मक मूल्यांकन, प्लेसमेंट मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन। देखिए, अगर आपके पास बुक है, अगर आप 2019 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिए हैं तो भी इस टेस्ट को दीजिए और अपने आप को चेक कीजिए कि आप कितना आपको याद है, आप कितना एक बार पढ़ने के बाद बना पा रहे हैं। ठीक है, क्या आप जिस परिस्थिति में बैठ के, जिस स्थिति परिस्थिति में बैठ के पढ़ाई कर रहे हो आपका काम आ रहा है कि नहीं, ये चेक होगा। तो अंतिम तक बने रहिएगा। ठीक है, 20-25 मिनट की क्लास चलेगी अभी ये। चलेगा, तो इसका सही आंसर आप लोग लाइव चैट में देते जाइए। पहले का क्या होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रचनात्मक मूल्यांकन। ठीक है, चलेगा, आगे बढ़ेंगे। सेकेंड क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है। अधिगम है, अधिगम क्या है ये बताना है आपको। व्यवहार में परिवर्तन, अनुभव एवं अभ्यास का परिणाम, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, उपरोक्त सभी। तो अधिगम क्या है आपको बताना है। व्यवहार में परिवर्तन है, क्या अनुभव अभ्यास का परिणाम है, कि व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है, या उपरोक्त सभी। चलिए जाओ कमेंट कीजिए दूसरा का क्या होगा। तो ध्यान दीजिए, जो अधिगम होता है वो एक सतत और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होता है। ठीक है, ये हमारे व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होते हैं। सामान्यतः हमारे अनुभव अभ्यास का परिणाम भी होता है। व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायक होता है। तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, चलेगा, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर देंगे। एक प्रभावी विद्यालय अभ्यास है, एक प्रभावी विद्यालय अभ्यास क्या है? निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन, शारीरिक दंड, प्रतिस्पर्धी कक्षा, व्यक्तिगत शिक्षा। जो प्रभावी विद्यालय किसको बोलते हैं? प्रभावी विद्यालय अभ्यास, बताइएगा। देखिए, अभी हम लोग पुराने क्वेश्चन कर रहे थे 2 दिन लगभग। आज उसके बाद हम लोग नए क्वेश्चन भी होंगे, पूरे आपके सब हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि टीचर भर्ती का एकदम परफेक्ट आपको तैयारी हो जाए। लगातार आपको आज से लेकर पूरे एग्जाम होने तक की आपको क्लासेस मिलते रहेंगे, और साथ में आपको रजिस्ट्रेशन करवा के रखना, ताकि जो एक्स्ट्रा मेहनत है सिलेक्शन के लिए वो आपको हमारे बैच में जो मिल रहा है टेस्ट सीरीज के माध्यम से वो आपको मिल पाए। चलिएगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइए। फास्ट कमेंट करेंगे आप लोग, लाइव चैट में ही कमेंट कीजिए आप लोग। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, व्यक्तिगत शिक्षा। ठीक है, एक प्रभावी विद्यालय अभ्यास में व्यक्तिगत शिक्षा को विशेष महत्व दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, इसमें छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान रखते हुए उनकी अभिरुचि, अभिवृत्तियों, योग्यता, क्षमता आदि को ध्यान में रखकर शिक्षण कार्य किया जाता है। तो एक प्रभावी विद्यालय क्या होता है? व्यक्तिगत शिक्षा को ध्यान में रखा जाता है ना। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे है। बालकों की वृद्धि एवं विकास के लिए
अध्ययन का सबसे अच्छा तरीका क्या है? अगर किसी बालक की वृद्धि और विकास करना है आपको, तो अध्ययन का कौन सा कौन सा विधि सबसे बेस्ट है ये बताना है। मनोविश्लेषणात्मक विधि, तुलनात्मक विधि, विकासात्मक विधि या सांख्यिकी विधि? चलिए बताइए कौन सा सबसे बेस्ट है अगर किसी बच्चे का वृद्धि और विकास करना है तो। चलिए कमेंट करके आंसर दीजिए जल्दी। चौथा का क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, विकासात्मक विधि। क्योंकि हमको विकास करना है इसलिए विकासात्मक विधि सबसे बेस्ट तरीका है। ठीक है, तो बालकों के विद्या विकास के सबसे अच्छा तरीका कौन होगा? विकासात्मक विधि, याद रखिएगा। बाकी सब ये हम लोग बाल विकास से जब करेंगे लगातार चैप्टर वाइज क्वेश्चन, तब उसमें आपको डिटेल भी कराएंगे। अभी केवल क्वेश्चन और आंसर देख रहे हैं ना। क्वेश्चन नंबर 5वां देखेंगे, निम्न में से क्या बच्चों के सोचने तथा सीखने के अनुकूल वातावरण के संदर्भ में सत्य है? लंबे समय तक शिक्षण के आख्यान को शांतिपूर्ण सुनना, गृह कार्यों में वृद्धि, करके सीखना, या छात्रों को क्या सीखना है और कैसे सीखना है के विषय में कुछ निर्णय लेने की अनुमति देना। ठीक है, तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा सत्य है बोला है ना, जल्दी से कमेंट कीजिए। क्वेश्चन को अच्छे से समझिए। बच्चों के सोचने एवं सीखने के अनुकूल वातावरण के संदर्भ में कौन सा सत्य है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, छात्रों को क्या सीखना है और कैसे सीखना है के विषय में कुछ निर्णय लेने की अनुमति दे देना उनको, खुद मतलब बच्चों को अनुमति दे दो कि आप खुद निर्णय लो और काम करो करके। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6वां आपकी स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे, क्वेश्चन बड़ा है। एक सामान्य प्रकृति में वितरित है, एक समानता प्रकृति में वितरित है, यह वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का संयुक्त उत्पाद है जो आयु के साथ साथ बढ़ता है एवं इसकी ऊर्ध्वाधर वृद्धि 16 से 20 वर्ष की आयु में समाप्त हो जाती है। यह अनुच्छेद संबंधित है, किसका 16 से 20 वर्ष आयु में समाप्त हो जाता है? क्या चीज़? वृद्धि, विकास, बुद्धि से, पारस्परिक क्रिया से? बताइएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, समझ में आएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बुद्धि से, बुद्धि से संबंधित है। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां, अभिप्रेरणा का सिद्धांत है छात्रों को प्रोत्साहित करना, छात्रों को अभ्यास करने हेतु कहना, छात्रों को जो सीखा है उसे दोहराने के लिए कहना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए अभिप्रेरणा का सिद्धांत इनमें से क्या कहता है? चलेगा, तो क्या हो जाएगा अभिप्रेरणा का सिद्धांत? ये क्या करता है? तो ऑप्शन नंबर ए, छात्रों को प्रोत्साहित करना। ठीक है, अभिप्रेरणा का सिद्धांत क्या है? तो छात्रों को प्रोत्साहित करना, ये अभिप्रेरणा का सिद्धांत है। ठीक है, चलिएगा आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, प्रशिक्षण के दौरान व्यवहार को सही करने की प्रक्रिया के रूप में क्या माना जाता है? तो प्रशिक्षण के दौरान व्यवहार को सही करने की प्रक्रिया के रूप में क्या माना जाता है? शिक्षण, अधिगम, अभिप्रेरणा, निर्देश। चलिए बताइए 8वें का क्या होगा आंसर? सभी लाइव चैट में आंसर दीजिए अपना। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अधिगम कहलाता है। प्रशिक्षण के दौरान व्यवहार को सही करना की जो प्रक्रिया होती है उसको अधिगम कहते हैं हम लोग। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। विद्यालय आधारित मूल्यांकन मुख्य रूप से उस सिद्धांत पर आधारित है जिसमें शिक्षक बाह्य परीक्षक की तुलना में अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर तरीके से जानते हैं। ठीक है, इसीलिए जो लोकल कक्षा होते हैं उनमें टीचर को पहले प्राथमिकता देते हैं कि आप ही टीचर आंसर को चेक कीजिए, मूल्यांकन कीजिए, ताकि आपको बाहरी जो पर्यवेक्षक आएंगे उससे तुलना में आपको अपने बच्चों के बारे में ज़्यादा जानकारी रहता है। आगे देखते हैं। छात्र हर संभव प्रयास से उच्च ग्रेड प्राप्त करें, इसके लिए देते हैं क्या उनको? परीक्षा के बाह्य निकाय की अपेक्षा विद्यालय अधिक कुशल है, आकलन बहुत किफ़ायती होना चाहिए। चलिएगा बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, अच्छे से पढ़िए, समय ले लीजिए 10 सेकंड का, उसका आंसर दीजिए और अंतिम तक बने रहिएगा। जो भी नए देख रहे हैं आज हमारे चैनल में ये वीडियो को, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके देख रखिएगा। आपको लगातार निःशुल्क इसमें क्लासेस आपके डल रहे हैं। ठीक है, साथ में आपको हमारा बैच जरूर ज्वाइन करना है, टेस्ट सीरीज वाला, और उसमें आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि आपका बेहतर तैयारी हो सके और कोई भी गलती आपका ना हो। ठीक है,
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो मैं आपको बताया था कि शिक्षक बाह्य परीक्षक की तुलना में अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर तरीके से जानते हैं। ठीक है, तो इसी आधार पर है हमारा विद्यालय का मूल्यांकन प्रणाली। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10वां। सामाजिक रूप से विचलित व्यक्ति विचलित होते हैं क्योंकि उनका उचित रूप से सामाजिकरण नहीं होता, वे सामाजिक मानकों या मानदंडों के अनुरूप नहीं होते, वे समूह में नहीं रहते, वे प्रभावी रणनीतियों का पालन नहीं करते हैं। बताइए, सामाजिक रूप से विचलित व्यक्ति क्यों विचलित होते हैं? आपको ये आंसर देना है। चलिएगा, आंसर दीजिए आप लोग, आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। 10 का क्या हो जाएगा सही आंसर? इसका सही आंसर नंबर बी, वे सामाजिक मानकों के अनुरूप नहीं होते, इसीलिए वो विचलित हो रहते हैं। चलेगा, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है? एक समावेशी कक्षा में बच्चे निम्न में से किसका प्रदर्शन करते हैं? समावेशी कक्षा की बात कर रहे हैं ना, यहाँ आपके विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, साधारण बच्चे दोनों एक कक्षा में एक साथ बैठ के पढ़ाई करते, उसको समावेशी शिक्षा के अंतर्गत रखा जाता है, समावेशी कक्षा बोला जाता है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक समावेशी कक्षा में बच्चे निम्न में से किसका प्रदर्शन करते हैं? विविध अधिगमकर्ताओं की बढ़ती स्वीकृति, प्रभावी संचार एवं सामाजिक कौशल, नैतिक एवं नीतिवाचक सिद्धांतों का अधिकतम विकास, उपरोक्त सभी। बताइएगा, समावेशी कक्षा में क्या विकास होता है? कमेंट कीजिए लाइव चैट में आप सभी। और इसके बाद हम लोग जैसे क्वेश्चन को कर लेंगे, लगातार आपके नए क्वेश्चन कराए जाएंगे, पूरे सब्जेक्ट वाइज हर सब्जेक्ट को कराएंगे, चाहे वो आपका वर्ग 2 का सामाजिक अध्ययन हो, वर्ग 3 के लिए सामान्य ज्ञान हो, हर प्रकार से। और वर्ग 2 और वर्ग 3 दोनों का तैयारी आपको कराए जाएंगे। लगभग दोनों का 70% सिलेबस सेम है ना, चाहे आप वर्ग 2 की तैयारी करें चाहे वर्ग 3 की तैयारी करें, दोनों को पढ़ना सेम है। इसीलिए हम आपको बोलें कि आप एक बैच में अगर रजिस्ट्रेशन कराएं तो आप दोनों बैच में रजिस्ट्रेशन करें, भले ही आप किसी की भी तैयारी करें, चाहे वर्ग 3 की तैयारी करें या वर्ग 2 की तैयारी, लेकिन आप रजिस्ट्रेशन दोनों बैच में कराइए, क्योंकि दोनों बैच के टेस्ट सीरीज आपको दोनों में काम आएंगे। ठीक है, तो अभी तक भी जिन लोग भी वर्ग 3 में भी कराए हैं, अगर वर्ग 2 में नहीं कराएं तो वर्ग 2 में भी करा लीजिए। 500-600 रुपये फीस को मत देखिए। ठीक है, अगर आपको एक पोस्ट लेना है तो मेहनत कीजिए। देख ही रहे हैं, आज डाटा भी जारी हुआ है कितने लोग एलिजिबल हैं, टेट अभी 2022 का करके, तो इस हिसाब से लगभग आपका 1 से 1.5 लाख लोग दिलाएंगे पेपर। ठीक है, तो आपको लगभग 8 से 10% में आना है, तब आपका सिलेक्शन होगा। चलेगा, इसका सही आंसर देख लेते हैं। 11वां का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, समावेशी कक्षा में उपरोक्त सभी का विकास होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। शिक्षार्थी तब ही नहीं सीख सकते जब तक कि उन्हें शिक्षा के सामाजिक उद्देश्यों की आवश्यकता के अनुसार नहीं पढ़ाया जाता। वे नहीं जानते कि पढ़ाए गए पाठ की निकट भविष्य में परीक्षा होगी। वे सीखने के लिए तैयार नहीं होते। बच्चों से उनके माता पिता घर पर उनके प्रशिक्षण के विषय में नहीं पूछते। मतलब आपको पूछना है क्यों सीख नहीं सकते, असफल क्यों होता है बच्चा, क्यों किसी चीज़ को नहीं सीख पाता, उसका कारण क्या है, ये बताना है आपको क्वेश्चन नंबर 12 में। चलिएगा, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वे सीखने के लिए तैयार नहीं होते। अगर वो सीखने के लिए तैयार है तब वो ऑटोमेटिक सीख जाएंगे, और जब तक वो सीखने के लिए नहीं तैयार होंगे, आप कुछ भी कर लो, कैसा भी कर लो, साम दंड भेद लगा लो, मार लो, पीट लो, वो बच्चा नहीं सीखेगा जब तक वो खुद सीखना नहीं चाहेगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वे सीखने के लिए तैयार नहीं होते। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। आप लोग लाइक कर दिया करें ना, और शेयर नहीं करते, कल बोला भी था आपको बार बार, उसके बाद भी आप क्लास को शेयर नहीं किए थे। तो आप लोग शेयर नहीं करेंगे थोड़ी बनेगा। 1 मिनट अपना कीमती समय, क्लास खत्म होने के बाद सीधा शेयर का ऑप्शन आता है, शेयर कर दिया करें, आपके थ्रू 10-20 व्यू बढ़ जाएगा हमारा। ठीक है, तो और बेहतर बेहतर क्लासेस आपको मिलेंगे, क्योंकि हमको भी सपोर्ट की ज़रूरत है ना, बड़ा फैमिली होगा तो अच्छा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है? व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम पूर्ण रूप से आधारित होना चाहिए। किस पे आधारित होना चाहिए व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम? छात्रों की आवश्यकताओं पर, पूर्व निर्धारित कार्यक्रम पर, जिले में उपलब्ध सेवाओं पर, सामान्य शिक्षा की अनुशंसाओं पर। बताइए, व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम पूर्ण रूप से किस पे आधारित होना चाहिए? कमेंट कीजिए लाइव चैट में। चलिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छात्रों की आवश्यकता पर आधारित होनी चाहिए। याद रखिएगा, जो व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम पूर्ण रूप से छात्रों की आवश्यकताओं पर आधारित होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। निम्न में कौन सा कारक मानसिक विकास से संबंधित नहीं है?
तो कौन सा मानसिक विकास से संबंधित नहीं आपको बताना है। अधिगम कर्ता की लंबाई एवं भार, तर्क एवं निर्णय, स्मृति का विकास, वैचारिक क्षमता। तो बताइएगा निम्न में से कौन सा कारक मानसिक विकास से संबंधित नहीं है। चलिए कमेंट कीजिए 14 का आंसर क्या होगा। चलिए इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर ए, अधिगम कर्ता की लंबाई एवं भार पर से बस संबंधित नहीं है, बाकी आपका तर्क और निर्णय से संबंधित है, स्मृति और विकास से संबंधित है, वैचारिक क्षमता से, लेकिन इससे संबंधित नहीं है। अधिगम कर्ता की लंबाई और भार से कोई मतलब नहीं रहता मानसिक विकास का। भार लंबाई, कम लंबाई वाला भी तेज बुद्धिमान होता है, या मोटा जो इंसान रहता है, भार जिसका ज़्यादा वो भी बुद्धिमान रहता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि लंबाई और भार के कारण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिविटी, अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ये ADHD का फुल फॉर्म है। ठीक है, याद रखेंगे। अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर के छात्र सामान्यतः संज्ञानात्मक देरी प्रदर्शित करते हैं। उन्हें निम्न में से किस क्षेत्र में कठिनाई होगी। तो जो बच्चा ADHD से पीड़ित रहेगा उसको अवधान, मानसिक मंदता, आवेग या ए या सी किससे पीड़ित होगा ये बताना है, किस क्षेत्र में उसको कठिनाई होगा। चलिए 15 का आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों। अवधान और आवेग नियंत्रण, इन दोनों के क्षेत्र में उनको कठिनाई होगी, अवधान के क्षेत्र में और आवेग नियंत्रण के क्षेत्र में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। व्यापक मूल्यांकन का तात्पर्य है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन शब्द आपने बार बार सुना होगा। ठीक है, CCE कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव। ठीक है, तो व्यापक मूल्यांकन का तात्पर्य है कई बिंदुओं का एक साथ मूल्यांकन, शिक्षकों के समूह द्वारा मूल्यांकन, विद्यार्थियों के विकास के शैक्षणिक एवं सह शैक्षणिक पहलुओं का मूल्यांकन, लंबे समय तक लगातार कई परीक्षण। चलिए बताइए इसका सही आंसर। चलिए 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थियों के विकास के शैक्षणिक एवं सह शैक्षणिक दोनों पहलुओं का हमको मूल्यांकन करना रहता है व्यापक में। आप विद्यालय के शैक्षणिक का तो करेंगे, साथ ही साथ उसके को एक्टिविटी जो कराते हैं स्कूल में, सह शैक्षणिक जो पहलुएं होती हैं उन पर भी हमको मूल्यांकन करने की आवश्यकता होती है। यही हमारा व्यापक मूल्यांकन रहता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे क्या बोलता है। निम्न में कौन सा कारक कक्षा में सीखने का समर्थन करता है। सीखने की प्रक्रिया का कौन समर्थन करेगा। कक्षा परीक्षणों की संख्या में वृद्धि, शिक्षकों द्वारा बच्चों की स्वायत्तता का समर्थन, शिक्षण में एक रूपता बनाए रखने के लिए किसी एक विषय की विधि का प्रयोग करना, केवल एक विषय प्रयोग करो, पीरियड्स की अवधि के अंतराल को 40 से बढ़ाकर 50 मिनट कर दो। मतलब क्या चीज़ है जो सीखने की जो हमारा क्रिया रहता है क्लास में उसको बढ़ाएगा। ठीक है, सीखने की जो बच्चा जो सीखता है उसको और ज़्यादा हमारे को रिजल्ट देगा, बच्चा जल्दी सीखेगा। क्या चीज़ इसमें करें। चलिए 17 का आंसर दीजिए। तो 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षकों द्वारा बच्चों की स्वायत्तता का समर्थन। उनको अपने मन से नए नए वीडियो का प्रयोग करने दिया जाए, अपने मन से जैसा वो पढ़ना चाहते हैं उस वो अपने हिसाब से समझा जाए, पढ़ा जाए, प्रयोग किया जाए। उनको थोड़ा स्वायत्तता प्रदान करनी चाहिए, तब जाकर हमारा सीखने का समर्थन करेगा ये। ठीक है, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 18। निम्न में से क्या गिलफोर्ड के त्रिविमी सिद्धांत का घटक नहीं है। जो त्रिविमी सिद्धांत का घटक कौन सा नहीं है। क्रियान्वयन, क्षमताएं, उत्पाद, सामग्री। तो बताइएगा गिलफोर्ड के त्रिविमी सिद्धांत का घटक इसमें से कौन सा नहीं है। 18 का आंसर कमेंट कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्षमताएं। बाकी ये तीन उसके घटक है, क्या क्या, क्रियान्वय, उत्पाद, सामग्री। तो याद रखिए गिलफोर्ड के त्रिविमी घटक में क्या क्या आता है, क्रियान्वयन, उत्पाद और सामग्री। ठीक है, क्षमताएं नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। 12 वर्षीय बालक की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। 12 वर्ष का जो बालक रहेगा उसकी क्या संभावनाएं, क्या करेगा। समन्वय में कठिनाई, वयस्कों को प्रसन्न करने संबंधित चिंता, अपनी रुचियों को सीमित रखना, साथी अनुमोदन के लिए उत्सुकता। तो 12 वर्ष का जो बच्चा रहता है उसके बारे में सोच के बताइए इसमें से क्या रहता है, क्या सही है। 19 का, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
साथी की अनुमोदन के लिए उत्सुकता। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। एक बच्चा सदैव दूसरे बच्चे के प्रति सहानुभूति रखता है, यह आदत क्या है? विचारात्मक आदत, संवेगात्मक आदत, संवहनी आदत या नैतिक आदत? चलिए बताइए। बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। आपको पुराने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना भी जरूरी है, इसीलिए पुराने को करा रहे हैं हम लोग। इसके बाद नया चलेगा टॉपिक वाइज। तो जो भी नए देख रहे हैं चैनल में सब्सक्राइब करके जरूर रखिए, अपने मित्रों को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 10 के करवाइए सब्सक्राइबर को जल्दी। फिर सारे विषय के एक दिन में दो क्लास 3 क्लास कराएंगे, अभी केवल एक ही क्लास हो रहा है प्रतिदिन। ठीक है, चलिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संवेगात्मक आदत के अंतर्गत आता है कि एक बच्चा सदैव दूसरे बच्चे के प्रति सहानुभूति किसमें आता है? संवेगात्मक आदत के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। चलेगा। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोलता है? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क NCF, ठीक है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 सर्वाधिक बल देता है, किस पे बल देता है? 2005 NCF कठिन प्रश्नों के हल पर, संप्रत्ययों को रटने पर, ज्ञान के निर्माण पर, या गणित प्रश्नों को शीघ्रता से हल करने पर, किस पे बल देता है बताइएगा। चलिए कमेंट कीजिए 21 का क्या होगा सही आंसर। तो इसकी 21 का क्या हो जाएगा सही आंसर? ऑप्शन नंबर सी, ज्ञान के निर्माण पे बल देता है NCF 2005। ये कठिन प्रश्नों की बात ही नहीं करेगा, रटने पर तो बात ही नहीं करेगा, गणित के प्रश्न शीघ्रता गणित के भी बात नहीं करेगा, वो बोलेगा सीधा ज्ञान का निर्माण पर। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। निम्न में कौन सी संज्ञानात्मक प्रक्रिया है? खेलना, प्रतिगामी क्रियाएं, सोचना, दौड़ना, इसमें कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया के अंतर्गत आता है? चलिएगा, फास्ट आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 का क्या होगा सही आंसर? देखिए, संज्ञान का अर्थ क्या होता है? जानना। मनुष्य किसी भी पर्यावरण में रहता है, उसमें विद्यमान वस्तु, व्यक्ति या घटनाओं के प्रति उसे जो भी बोध होता है वह संज्ञान कहलाता है। ठीक है, इसके अंदर सोचना, विचारना, अंतर्ज्ञान, विश्लेषण, संश्लेषण, चिंतन, ये सब आता है। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोचना। ठीक है, 22 का सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोलता है? शैक्षिक कार्यक्रमों को प्रभावी रूप से आयोजित करने के लिए व्यक्तिगत विभिन्नताओं का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? जो व्यक्तिगत विभिन्नताओं कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्या के लिए बोला है? तो प्रभावी रूप से शैक्षिक कार्यक्रम को आयोजित करने। तो आपके ऑप्शन देखेंगे, मानसिक विशेषताओं के साथ साथ शारीरिक विशेषताओं का, शारीरिक विशेषताओं के साथ साथ मानसिक विशेषताओं का, ये सामाजिक भावनात्मक विशेषताओं का, सामाजिक भावनात्मक या मानसिक विशेषताओं दोनों का, किसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है शैक्षिक कार्यक्रम को प्रभावी बनाने के लिए? बढ़िया क्वेश्चन है, आंसर दीजिए। 23 का क्या होगा? चलिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक भावनात्मक एवं मानसिक विशेषताओं दोनों सर्वाधिक महत्वपूर्ण है किसी भी शैक्षिक कार्यक्रम प्रभावी रूप से आयोजित करने के लिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24। विकलांग बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान किया जा सकता है एकीकरण के माध्यम से, समावेशी शिक्षा के माध्यम से, मुख्य धारा में शामिल कारक या उपरोक्त में से कोई नहीं। विकलांग बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान किया जा सकता है, बताइएगा। तो इसका सही आंसर है, आपको मैं पहले ही बताया था, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे रहते हैं, ठीक है, अपंग बच्चे रहते हैं, उनको सामान्य बच्चों के साथ मिलकर जो कक्षा में शिक्षा देते हैं उसको समावेशी शिक्षा बोलते हैं। तो समावेशी शिक्षा के माध्यम से इन बच्चों का विकास किया जा सकता है। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। समावेशी शिक्षा किस सिद्धांत पर आधारित है? सामाजिक संतुलन, समानता एवं असमान अवसर, सामाजिक सहअस्तित्व एवं वैश्वीकरण, वैश्विक भाईचारा। तो बताना है समावेशी शिक्षा जो है वो किस पर आधारित होती है। 25 का आंसर बताइए, जल्दी से कमेंट कीजिए आप लोग, और डेली 7 बजे आप लोग लाइव रहा करें। ठीक है, लिंक का वेट मत किया करें, चैनल में आ जाया करें, आपको मिल जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समानता एवं असमानता के अवसर पर आधारित होता है समावेशी शिक्षा, क्योंकि जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उसका सामान्य बच्चा उसका मदद कर देगा। ठीक है, चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। एक चिकित्सक का पुत्र एक कुशल चिकित्सक बनता है, यह उदाहरण है। तो ये तो उसी प्रकार हो, एक राजा का बेटा राजा बनता है। जैविक अनुवांशिकता का, सामाजिक अनुवांशिकता का, सहज प्रवृत्ति हस्तांतरण का, उपरोक्त सभी। बताइए क्यों एक डॉक्टर का बेटा ही कुशल डॉक्टर बनता है?
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक अनुवांशिकता के कारण समाज उसको उसी प्रकार ढालने लगता है, शुरू से ही उसके मन में ये बैठा दिया जाता है, उसी फील्ड में मेहनत करने लगता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक अनुवांशिकता के कारण। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। बच्चे किस प्रकार सीखते हैं? इस संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? नहीं है बोला है मतलब इसको गोल घेर लिया करो, ठीक है, क्योंकि आंसर चेंज हो जाता है। बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं। बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं, सही है। बच्चे विविध प्रकार से सीखते हैं, ये भी सही है। जो बच्चे सीखते हैं वे स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर क्या, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि बच्चे केवल कक्षा में नहीं सीखते बल्कि वो हर जगह सीखते हैं, जहाँ उनको सीखने का मौका मिले वहाँ से सीख लेते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए गलत है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। योगात्मक मूल्यांकन से आशय है, क्या होता है योगात्मक मूल्यांकन? बताना है आपको। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान प्रदर्शन को देखना, प्रारंभ में ही उपलब्धि का स्तर प्राप्त करना, प्रेरक उद्देश्यों के लिए सीखने के परिणाम का निर्धारण करना, अकादमिक सत्र की समाप्ति के बाद प्रदर्शन स्तर प्राप्त का ज्ञान प्राप्त करना। बताइए, चलिए इसका कमेंट कीजिए आप लोग। आंसर 28 से क्या होगा? केवल 2 क्वेश्चन और बचा, फिर क्लास ऑफ कर देंगे। ये सेशन ऑफ होगा, आगे आपके क्लासेस चलेंगी। चलेगा, क्वेश्चन नंबर 28 क्या होगा? तो 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, योगात्मक मूल्यांकन से क्या आशा है? तो योगात्मक मतलब लास्ट में जुड़ जाता है सभी चीज़। अकादमिक सत्र की समाप्ति के बाद प्रदर्शन स्तर का ज्ञात करना, मतलब पूरा अकादमिक सत्र समाप्त हो जाता है, फिर लास्ट में योग करके हम लोग रिजल्ट देते हैं ना, वो इसी में आता है योगात्मक मूल्यांकन। ठीक है, चलेगा, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। निम्न में कौन सी बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? बताना है आपको। उच्च गति से सीखना, जिज्ञासु प्रवृत्ति, अनुकरण द्वारा सीखना, ध्यान की प्रक्रिया। तो कौन सी बाल्यावस्था की नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमपी है, लगा लीजिएगा। जल्दी से कमेंट करिए इसका आंसर। बाल्यावस्था आपको पता है, या तो आप पूरा मान लोगे, ऐसा होता है 3 से 12 तक बोल सकते हो, या 5 से 12 भी बोल सकते हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ध्यान की प्रक्रिया इसकी विशेषता नहीं है, बाकी वो सभी चीज़ इसकी विशेषता है। उच्च गति से सीखना, जिज्ञासु प्रवृत्ति, अनुकरण द्वारा सीखना। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन, आज का अंतिम क्वेश्चन बाल विकास का। क्वेश्चन नंबर 30, एक उद्देश्य परक मूल्यांकन में निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए। एक उद्देश्य होना चाहिए। आप लोग कोई भी मूल्यांकन करते हो उसका एक उद्देश्य होता है ना, कि बच्चों को नए क्लास में प्रोन्नत करना है, ठीक है, या उनको किसी जॉब में लेना है, क्या करना है। तो इसके लिए क्या विशेषता होनी चाहिए बताइएगा। यह छात्रों के मध्य भय और तनाव को बढ़ाता है। अच्छा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। यह छात्रों एवं शिक्षकों के मध्य प्रतिक्रिया के रूप में कार्य करता है। हाँ, ये तो करता है प्रतिक्रिया। यह वर्ष के अंत में ही किया जाना चाहिए, ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। यह छात्रों के मध्य अंतर करने के लिए तुलनात्मक प्रक्रिया, तुलना तो हम लोग करते नहीं है रिजल्ट से। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? अब एक ही तो बचा, ऑप्शन नंबर बी, यह छात्रों एवं शिक्षकों के मध्य प्रतिक्रिया के रूप में कार्य करता है। तो ये 30 क्वेश्चन थे बाल विकास के, ये आपके 2019 के आए हुए क्वेश्चन थे। ठीक है, जितने भी अभी हम लोग क्वेश्चन किए ये आपके 2019 के बाल विकास के आए हुए क्वेश्चन थे। तो आप लोग अब ध्यान दीजिएगा, हमारा जो बैच चल रहा है उसमें अभी भी रजिस्ट्रेशन हो रहा है। तो आप लोग ये नंबर दिए हुए हैं, ठीक है, 75 83 86 44 61, इसमें बात कर लीजिए 1 मिनट कॉल करके, कैसे कैसे तैयारी कराना है सर, या आप व्हाट्सअप में मैसेज करके डिटेल ले लीजिए। ज़रूर आपको एक बार बोला, अगर आप एक पोस्ट लेने के लिए कटिबद्ध हैं कि मेरे को एक पोस्ट चाहिए मतलब चाहिए, तो ज़रूर हमारे बैच से जुड़िए। आपको रिजल्ट को चेक करना जरूरी है, आपकी तैयारी को चेक करना, समय रहते चेक करना जरूरी है, ताकि बाद में जैसे CGTET में बहुत लोग का गड़बड़ हो गया वैसे दिक्कत ना हो। ठीक है, तो उसके लिए केवल एक ही ऑप्शन है, आप डेली टेस्ट दीजिए, डेली अपने आप को चेक कीजिए और रणनीति बनाइए कि मैं कितना क्वेश्चन सॉल्व करूँगा एग्जाम में, तब मेरा 100+ आ रहा है करके। ठीक है, कोशिश कीजिए सभी 100+ लाने का कोशिश करिए, टारगेट रखिएगा। ठीक है, चलेगा। तो अब आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो नए देख रहे हैं, ठीक है, और जिनका सब्सक्राइब है वो ठीक है, दोबारा मत छूइएगा, अनसब्सक्राइब हो जाता है। ठीक है, एक ही बार करना रहता है आपको। अब बगल में बेल आइकन का प्रेस है, उसको देखिए ऐसे घंटी बना होगा, उसको क्लिक कर लीजिए, ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। और उसके बाद लास्ट में क्लास को शेयर कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और बने रहिएगा। ठीक है, लगातार हम आपको तैयार करा रहे हैं और बैच में जुड़ जाइए ज़रूर। चलेगा, बेस्ट ऑफ लक।